Hello students, welcome to the first lecture of History's fourth chapter, that is When People Rebel। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हमने अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये देखा था कि ब्रिटिशर्स कैसे अपनी टेरिटरी को इंडिया में एक्सपेंड कर रहे थे। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि ब्रिटिशर्स पहले अर्बन एरियाज़ में कैसे उन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, जैसे मद्रास, कैलकाटा। उसके बाद वो कंट्री साइड मतलब विलेजेस में कैसे जा रहे थे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते हुए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो इंडियंस को पसंद नहीं आती थी। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने निकाली जिससे वो ज़बरदस्ती इंडिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। जैसे हमने देखा था कि रेवेन्यू के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट थी, इजरदारी सिस्टम था, रेतवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था। वैसे ही टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने के लिए क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में। उसमें क्या था, उसका मतलब ये था कि जब अगर कोई भी ऐसा किंगडम है जिस किंगडम में कोई नेचुरल हेयर नहीं है तो वो उस टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन सारे पॉलिसीज़ के अगेंस्ट इंडियंस ने एक रिवोल्ट किया जिसको हम बोलते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब उस रिवोल्ट में क्या था, उसके कॉजेज़ क्या थे, उस रिवोल्ट के फीचर्स क्या थे और उसका आउटकम क्या निकल के आया। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 के इस रिवोल्ट के टाइम जो हमारा गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया में, वो कौन था। तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था और इसी के टेन्योर में ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। एक चीज़ है, जब भी कभी भी कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी पे या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ऑप्रेस करने की कोशिश करता है तो शुरू में वो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे, बट इसके फ्यूचर कंसिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। कभी ना कभी जिस इंसान को ऑप्रेस किया जा रहा है उसको गुस्सा आएगा ही आएगा, और वही यहाँ पे भी हुआ। लॉर्ड कैनिंग को ये चीज़ पता थी कि वो चीज़ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसे ज़बरदस्ती अगर इंडिया की टेरिटरी छीनेंगे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट होंगे जो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, बट ये इतनी जल्दी होगा ये लॉर्ड कैनिंग को पता नहीं था। और हुआ क्या क्या हम वो देखते हैं। तो ये एक ऐसा रिवोल्ट था जिसमें आर्टिसन, सोल्जर्स, नोबल्स, प्रिंसेस, हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबके अपने अपने कॉजेज थे पार्टिसिपेट करने के। जैसे अगर हम फार्मर्स या पीजेंट्स की बात करते हैं तो उनका क्या रीज़न था, क्योंकि उनकी जो भी कल्टीवेशन होता था उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी होती थी, वो राइस व्हीट का कल्टीवेशन करते थे। उन सारी चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था उनसे। अब उन्हें उन्हीं चीज़ों की कल्टीवेशन करनी होती थी जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिटिशर्स कमाया करते थे, जैसे इंडिगो, रबर, शुगर केन, जूट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये रीज़न हो गया सबसे पहले फार्मर्स और पीजेंट्स के रिवोल्ट करने का। दूसरा आता है आर्टिसंस या जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं। उनमें क्यों होता था, जो ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी थी वो बहुत ख़राब थी। वो सिर्फ उन चीज़ों का ट्रेड करते थे जिससे वो मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल ट्रेडर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तीसरा हम देखते हैं प्रिंसेस, जो पुराने राजा थे छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स के, उनके बेटे, उन्होंने क्यों उसमें शामिल हुए। उनके शामिल होने का रीज़न ये था कि उनकी टेरिटरी को या तो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था ज़बरदस्ती, और या फिर उनके पेंशन्स वगैरह रोक दिए गए थे। तो अपनी टेरिटरी वापस अचीव करने के लिए प्रिंसेस ने इनमें इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। ये जो रिवोल्ट हुआ इसके कोई एक कॉज नहीं था। जैसे अगर हम पहले देखते हैं कि ये रिवोल्ट जो था हमारा, ये सक्सेसफुल नहीं था, पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें 1857 में आज़ादी नहीं मिली। तो जब हम कॉजेज ऑफ रिवोल्ट पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ उसके पहले देखते हैं कि ये रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इसके बहुत सारे कॉजेज थे और हर सोसाइटी का जो ग्रुप है वो अपने अपने कॉजेज के लिए लड़ता था। अगर उनका एक मोटिव होता कि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए तो हो सकता है कि हमें आज़ादी मिल गई होती, बट कोई रेवेन्यू के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी और चीज़ के लिए लड़ रहा है, कोई किसी और चीज़ के लिए लड़ रहा है। तो अगर एक कॉज के लिए नहीं लड़ेंगे तो उससे बेनिफिट मिलना उस रिवोल्ट से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कितने सारे कॉजेज हैं हम ये देखते हैं।
पहला है हमारा पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज, सोशल कॉज और इमीडिएट कॉज। ये 5 कॉजेज हैं 1857 के रिवोल्ट के। हम पहला देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल से मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल का मतलब है पॉलिटिक्स का एडजेक्टिव। तो इससे क्या हमें पता चलता है? ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में इनिशियली तो ट्रेड करने आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या सोचा कि ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, हम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करते हैं। उसके लिए वो मुगल एम्पायर्स के पास गए। मुगल एम्पायर्स ने उन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की फ्रीडम दे दी। उसके बाद क्या हुआ, जब मुगल एम्पायर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम उस पर्टिकुलर टेरिटरी को ही पूरा की पूरी ऑक्यूपाई कर लें। तो ये है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना। जब आप किसी की टेरिटरी छीनने लगते हो या किसी के इंटरनल मैटर्स में पढ़ने लगते हो या कोई लैंड बाउंड्री लेने लगते हो, तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल चीजों में इंटरफेयर कर रहे हो। तो पहला रीजन है 1857 रिवोल्ट के कॉज का, वो है पॉलिटिकल कॉज। इसका सबसे बड़ा रीजन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या मतलब था? ये भी हमने ट्रेड टू टेरिटरी में पढ़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन किंग है, प्रिंसली स्टेट का, छोटे मोटे स्टेट का, अगर उसके पास नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब उसका खुद का बेटा नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया कि अगर कोई भी राजा है उसका खुद का बेटा नहीं है तो उस राजा के मरने के बाद वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। मतलब वो कोई हेयर अडॉप्ट नहीं कर सकता या वो हेरिडिटरी सिस्टम से ही वो राजा के बेटे की जमीन हो सकती है, मतलब वो एरिया हो सकता है। जब तक राजा का कोई बेटा नहीं होगा तब तक वो एरिया, मतलब अब वो जो भी स्टेट है, प्रिंसली स्टेट, वो उस किंगडम में नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर के पास चला जाएगा। तो इस फीचर से, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले मेथड से, उन्होंने झांसी, सतारा, नागपुर, इन सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया। हमने देखा है झांसी की रानी, सुना भी होगा बहुत झांसी की रानी का नाम। तो झांसी की रानी क्यों फेमस है? क्योंकि जो झांसी की रानी थी, जो राजा थे वहां के झांसी के, उसकी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर ली थी। तो इसलिए उसी टेरिटरी को वापस अचीव करने के लिए झांसी की रानी ने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। वैसे ही सतारा, नागपुर, ये महाराष्ट्र में है और नागपुर भी महाराष्ट्र में है। इन सब प्रिंसली स्टेट्स के भी राजा के मरने के बाद जबरदस्ती उनकी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। दूसरा 1856 में अवध। अवध किस एरिया को बोलते हैं? हम यूपी वाले एरिया को बोलते हैं, जो अभी प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश है। तो इस एरिया को भी ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया था। ये भी हमने ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो ये तो हो गए मेन रीजंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा, डिसरेस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्पायर। इस टाइम पे जो हमारा मुगल एम्पायर था वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर उसे बहुत एफिशिएंट रूलर माना जाता था, बहुत रिलायबल रूलर माना जाता था। मतलब वो हिंदू मुस्लिम में डिस्पैरिटी का काम नहीं करता था। बाकी जो रूलर्स थे, जैसे औरंगजेब हो गया, ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, बट बहादुर शाह जफर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं था। वो जितना मुस्लिम्स को मानता था उतना ही वो हिंदूज को भी माना करता था। तो इसलिए लोगों को लगता था कि बहादुर शाह जफर एक बहुत एफिशिएंट मुगल एम्पायर है। और इस मुगल एम्पायर की बिल्कुल भी इज्जत ब्रिटिशर्स नहीं करते थे। मतलब 1857 वाला टेन्योर आते आते जो मुगल एम्पायर पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल किया करता था पहले, वो सिर्फ दिल्ली वाले एरिया तक कन्फाइंड रह गया था। क्यों? क्योंकि बाकी सारी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया था। तो मुगल एम्पायर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को पसंद नहीं आती थी। उनके हिसाब से इंडिया का रूलर मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर ही था, बट ब्रिटिशर्स जबरदस्ती उनकी टेरिटरी ऑक्यूपाई करके और इनकी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। इसलिए लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो ये भी हो गया हमारा एक पॉलिटिकल कॉज। तीसरा है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन्स ऑफ नाना साहब। नाना साहब कौन थे? नाना साहब पेशवा थे मराठा एम्पायर के। मराठा एम्पायर में हमने देखा है पेशवा हुआ करते थे, तो वही एक पेशवा थे नाना साहब। इनकी टेरिटरी को भी ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती छीना था और इनको कानपुर भेज दिया गया था। मतलब ये कानपुर में रहा करते थे और इनके पेंशन्स को भी रोक दिया गया था।
ये फॉर्मर किंग हैं तो इनको पेंशन्स मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि उनके जो रूलर्स हैं उनकी एटलीस्ट रेस्पेक्ट करें ब्रिटिशर्स, जो वो नहीं करते थे। तो ये सारे रीजन हो गए हमारे पॉलिटिकल कॉज। अब इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका मेन मोटो क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट पार्टिसिपेट करना, मतलब जो टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने उनसे छीनी है वो उन्हें वापस मिल जाए। दूसरा हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या है? पुअर इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू पॉलिसी। मतलब इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस में पैसे लगाते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो हमें पैसे की जरूरत होगी, तो उस पैसे को जब हम लगाएंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के ग्रोथ में, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और रेवेन्यू का मतलब आपको पता ही है, प्रॉफिट। तो ब्रिटिशर्स की इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू दोनों पॉलिसी इंडियंस को पसंद नहीं आई। क्यों? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या था? ब्रिटिशर्स उन्हीं चीजों में पैसा लगाया करते थे जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होता था। जैसे हमने देखा इंडिगो प्लांटेशन, तो ब्रिटिशर्स कभी भी राइस के प्लांटेशन के लिए या राइस ग्रो करने के लिए या वीट ग्रो करने के लिए कभी इंडियन फार्मर्स को पैसे नहीं दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये चीज ग्रो भी होगी तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे, उनकी रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए उसी चीज को ग्रो करो, उसी चीज को ग्रो करने के लिए इंडियंस को पैसे दो जिस चीज से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सकता है। हमने मेथड पढ़े थे पिछले चैप्टर में कि किस किस मेथड से इंडिगो ग्रो करवाया जाता था इंडिया में। तो उसमें एक पॉलिसी थी हमारी जिसको हम बोलते हैं मतलब रोतोवारी कल्टीवेशन। उसमें क्या था? कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती पैसे दिए जाते थे कि आप इंडिगो ग्रो करोगे, और फिर उस इंडिगो से को वो फॉरेन में बेचते थे और उससे मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ब्रिटिशर्स की बिल्कुल इंडियन फार्मर्स को पसंद नहीं आई। और दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी, हमने ये भी देखा था कि प्लांटर्स को हायर करते थे ब्रिटिशर्स, और प्लांटर्स क्या करते थे? प्लांटर्स जबरदस्ती मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए फार्मर्स को मारा पीटा करते थे, ये भी इंडियंस को पसंद नहीं आया। तो उनकी रेवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसी थी और जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, दोनों बहुत पुअर थी। अगला, पुअर ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि जो इंडियन मेड चीजें हैं उनका ट्रेड करना। तो इंडिया से जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती थी उन सब की फैक्ट्री अब ब्रिटेन में लगने लगी। मतलब पहले इंडिया कॉटन को एक्सपोर्ट करता था, कॉटन मेड प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करता था, बट अब धीरे धीरे क्या हुआ? ब्रिटेन क्या करने लगा? वो सिर्फ रॉ कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में उससे बहुत सारे अलग अलग कपड़े मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में लाके बेचता था। तो जिससे क्या हुआ? इंडियंस जो हैं, जो बहुत चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे वो कपड़े बना रहे हैं या हैंडीक्राफ्ट के सामान बना रहे हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सारी एजेंसी इंडिया से खत्म होने लगी। मतलब अब इंडिया का हैंडीक्राफ्ट डाउनफॉल आ गया, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स में डाउनफॉल आ गया, इंडिया के जो लोकल वीवर्स हैं जो कपड़े बनाते हैं उनके अंदर डाउनफॉल आ गया। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। तो ये भी एक इकोनॉमिक कॉज है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, तो ये दोनों चीज़ें पैसे से रिलेटेड हैं। तीसरा, एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट। अब हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट एक मेथड था रेवेन्यू पॉलिसी कलेक्ट करने का। क्या था इसके अंदर? इसके अंदर ये था कि जितना भी इसमें एक जमींदार को या लैंडलॉर्ड को ये काम दिया गया था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से इंडिगो ग्रो करवाओ फार्मर्स से, और जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 89% रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पास जाएगा और 11% वहाँ के लोकल जमींदार्स रख लेंगे। तो ये भी पॉलिसी इंडियन फार्मर्स को पसंद नहीं आई, और दूसरा, इंडियन लैंडलॉर्ड्स को भी ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। तो ये तीनों हैं हमारे इकोनॉमिक कॉज जो पैसे से रिलेटेड है। अगला हम देखते हैं मिलिट्री कॉज। (1857) के रिवोल्ट को हम सिपॉय म्यूटनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश मिलिट्री में काम किया करते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था। क्यों? मिलिट्री कॉजेज में क्या क्या कॉजेज हैं? मिलिट्री मतलब जो सोल्जर्स हैं, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश मिलिट्री में काम कर रहे हैं। तो इनके साथ पहली चीज थी वो थी सैलरी डिस्पैरिटी। सैलरी डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है?
कि इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स, इन दोनों के बीच में सैलरी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब अगर एक सोल्जर है जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे है और वो इंडियन सोल्जर है, और वहीं एक कोई सोल्जर है जो जिसको ब्रिटेन से इंडिया बुलाया गया है, वो भी उसी सेम पोजीशन पे है, तो दोनों की सैलरी में बहुत डिफरेंस होता था। ब्रिटिशर्स को सैलरी इंडियंस से बहुत ज़्यादा मिला करती थी, जो इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आता था। तो पहला मिलिट्री कॉज हो गया सैलरी डिस्पैरिटी। दूसरा, बैड ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स के साथ बहुत बैड ट्रीटमेंट करते थे। मतलब उनको ये सब फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी जो फैसिलिटी एक इंग्लिश सोल्जर को मिलती थी। तो ये भी एक रीजन हो गया मिलिट्री कॉज का। तीसरा, नो अलाउंसेस, नो एक्स्ट्रा अलाउंसेस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो किसी एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो किसी एक अपने एम्प्लॉय को, पहले वो पटना में काम करता था, अब उसको पटना से दिल्ली ट्रांसफर कर रही है। तो अगर ये तो बात बिल्कुल जेन्युइन है कि पटना में जितनी उस पर्टिकुलर इंसान की सैलरी थी, दिल्ली में वो सैलरी उससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता था, मूव किया जाता था, बट उन्हें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता था। मतलब अगर वो पहले दिल्ली में है, फिर उसे मेरठ भेजा गया, तो उसे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती थी, मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं किया जाता था। दूसरा, जो भी खर्च आता था आने जाने का, वो सारे पैसे उस सोल्जर को ही बियर करने पड़ते थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें एक जगह से दूसरे जगह, अब हम एक जगह से दूसरे जगह अगर जाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, हमारा खुद का कॉस्ट लगेगा, रहने का कॉस्ट लगेगा, वो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स प्रोवाइड नहीं किया करते थे। ये चीज़ भी इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये भी एक हमारा रीज़न बन गया मिलिट्री कॉज का। अगला है नो प्रमोशन। एक पर्टिकुलर सूबेदार नाम की एक पोजीशन थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलिट्री में हुआ करती थी। सूबेदार के से ऊपर के किसी भी पोस्ट पे किसी भी इंडियन को पहुंचना अलाउड नहीं था। मतलब सूबेदार वो लास्ट पोस्ट थी जहां तक कोई इंडियन सोल्जर जा सकता था। उसके बाद जितने भी रैंक्स होते थे उन सारे रैंक्स पे ब्रिटिश सोल्जर हुआ करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था मिलिट्री कॉज का, जो बिल्कुल इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आता था। अगर वो एफिशिएंट हैं तो वो चाहते थे कि उनका प्रमोशन किया जाए, उनको भी ऑफिसर बनने का मौका मिले, बट इंडियन सोल्जर्स को ऑफिसर बनने का मौका नहीं मिलता था। अगला है सोशल कॉज। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मतलब समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। तो हमने एक चीज सुना है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज करते थे। मतलब वो रूलर, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का रूलर है और उसकी जो जनता है, उनके बीच डिस्पैरिटी क्रिएट करते थे, डिफरेंसेस क्रिएट करते थे। जैसे रेशियल एरोगेंस। रेशियल एरोगेंस मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, तो इसके बीच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस वो क्रिएट करते थे। मतलब वो चाहते थे कि दो अलग अलग कम्युनिटी के या दो अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ ना रहें, और इससे जो रूलर है और जो रूलर्स हैं, जो रूल्ड हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे। तो ये भी एक हमारा हो गया सोशल कॉज का रीजन। अब अगला है इमीडिएट कॉज। इस 1857 के रिवोल्ट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि जिस दिन ये रिवोल्ट प्लान किया गया था उस दिन ये रिवोल्ट स्टार्ट नहीं होके उससे बहुत पहले स्टार्ट हो गया। क्यों? ये था हमारा इमीडिएट कॉज। इमीडिएट का मतलब होता है जो बहुत जल्दी में हो जाए कोई चीज। तो पहले ये जो रिवोल्ट है इसको प्लान किया गया था 31 मई को, मतलब ये 31 मई से स्टार्ट होने वाला था, बट कुछ रीजंस की वजह से ये 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। उसी को हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज। मतलब ऐसे क्या रीजन आए कि 20 दिन पहले ही ये रिवोल्ट इंडियंस को स्टार्ट करना पड़ा। तो इस रिवोल्ट में क्या था कि एक इनफील्ड राइफल आया इंग्लैंड से इंडिया में इंडियन सोल्जर्स के लिए। मतलब ये एक टाइप का राइफल था जो इंडियन सोल्जर्स को और ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलिट्री में प्रोवाइड किया गया। मतलब ये राइफल अब इंडियंस को यूज करने थे कहीं भी। इन राइफल्स के फीचर्स क्या थे
कि इनका जो कैटरिज होता था वो पिग्स और काउज के फैट से बना होता था। मतलब पुरानी मूवीज अगर आपने देखी होंगी तो उसमें जो बॉम्ब जो विलेन या कोई भी हीरो फेंकता था उसमें क्या होता था, उसकी एक फीचर होती थी कि उसके कैटरिज को दांत से पहले काटना पड़ता था फिर फेंकना होता था। तो वही चीज इस राइफल में थी। इसके जो बुलेट्स होते थे वो पिग्स और काउज के फैट से, मतलब उनके स्किन से बने हुए होते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन सोल्जर्स होंगे या तो मुस्लिम सोल्जर्स होंगे, अगर वो इंडियन होंगे तो मुस्लिम सोल्जर या हिंदू सोल्जर होंगे। मुस्लिम सोल्जर्स जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए पिग्स बहुत खराब चीज है, मतलब वो इसे बिल्कुल अच्छी चीज नहीं मानते। जैसे होता है कोई चीज, पर्टिकुलर चीज किसी रिलीजन का जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुस्लिम्स पिग्स को बहुत खराब चीज मानते हैं। तो इनके स्किन से बना हुआ कैटरिज अपने दांत से नहीं काट सकते थे। दूसरी तरफ काउज, काउज हिंदू के लिए सबसे होली एनिमल है, मतलब वो गाय को एक तरीके से माता या भगवान के टाइप से मानते हैं हिंदूज। तो हिंदूज भी काउज से बने हुए कैटरिज को अपने दांत से नहीं काट सकते थे। तो इंडियन सोल्जर्स ने ये इनफील्ड राइफल्स को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इन राइफल्स को यूज नहीं करेंगे। इसलिए अब ये एक बहुत जल्दी हंगामा हो गया, मतलब जैसे ही इंडियन सोल्जर्स को ये बात पता चली उन्होंने हंगामा कर दिया। तो ये एक इमीडिएट कॉज बन गया 1857 के रिवोल्ट का। तो इसलिए हम इसे एक इमीडिएट कॉज बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के कॉजेस थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। अब हम देखेंगे कि ये रिवोल्ट स्प्रेड कैसे हुआ दूसरे जगहों पे। दो मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट के, मतलब रिवोल्ट सबसे पहले स्टार्ट इनिशिएट कहाँ से हुआ और स्टार्ट कहाँ से हुआ, दो अलग वर्ड्स हैं। इनिशिएट मतलब सबसे पहले कहाँ के सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, और सबसे पहले कहाँ ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो बैरकपुर और मेरठ, बैरकपुर है बंगाल में और मेरठ है उत्तर प्रदेश में। तो ये दो एरियाज थे जहाँ से ये रिवोल्ट इनिशिएट हुआ था। बैरकपुर में बंगाल में एक इंसान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे बहुत फेमस एक सोल्जर हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। तो बैरकपुर में जो बंगाल में है वहाँ एक इंडियन सोल्जर थे मंगल पांडे जो ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे। ये 34th बटालियन, आर्मी के बहुत सारे बटालियंस होते हैं जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो ये 34th बटालियन में काम करते थे। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था इस इमीडिएट कॉज को। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही इनफील्ड राइफल्स की बात आई तो मंगल पांडे ने अपने सोल्जर्स को ये बोलना शुरू किया कि आप इन राइफल्स को रिफ्यूज करो। मंगल पांडे काम तो ब्रिटिश आर्मी में करते थे, बट ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से भगा दिया जाए, मतलब उन्हें इंडिया को रूल करने का मौका नहीं दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये इंडियन सोल्जर्स जो काम कर रहे हैं ब्रिटिश आर्मी में, मतलब अपने को वर्कर्स को, अपने साथियों को उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें भगाना है। और इसके लिए उन्हें एक बहुत अच्छा रीजन मिल गया जो हमने इमीडिएट कॉज देखा, मतलब इनफील्ड राइफल्स। अब इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया, सबसे पहले वो इंडियन सोल्जर्स को ये बताने लगे कि ये इनफील्ड राइफल्स ऐसा है, इसे यूज नहीं करना चाहिए और तुम लोग इसे अपोज करो। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि मंगल पांडे नाम का इंसान है जो इंडियन सोल्जर्स को बहका रहा है, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है हमारे अगेंस्ट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि मंगल पांडे को हम फांसी दे देंगे, मतलब इन्हें एग्जीक्यूट करके मार दिया जाएगा।
अगर नहीं मारेंगे तो ये पूरे इंडियन सोल्जर्स को हमारे अगेंस्ट कर देंगे। और 18 अप्रैल को इनको मारने का डेट फिक्स कर दिया गया। मतलब 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को ही दे दी गई थी, बट इस न्यूज को दबा के रखा गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर इंडियन सोल्जर्स को ये बात पता चलेगी कि मंगल पांडे को मार दिया गया है तो वो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। तो इसलिए डर की वजह से उन्होंने ये बात बताई नहीं थी। बट जो ऑफिशियल डेट है वो है 18 अप्रैल 1857, जिस दिन मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब जैसे ही ये खबर फैली कि मंगल पांडे को मार दिया गया है, तो 9 मई 1857 को बैरकपुर में इंडियन सोल्जर्स ने बोला कि हम अब इनफील्ड राइफल्स को यूज नहीं करेंगे। मतलब हम इनफील्ड राइफल्स को रिफ्यूज करेंगे। और ये कितने लोगों ने बोला? ये थे 85 सोल्जर्स जो 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी में थे। मतलब आर्मी की एक टुकड़ी जो 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी थी, जिसके अंदर 85 सोल्जर्स थे, उन्होंने एनफील्ड राइफल्स को रिफ्यूज कर दिया कि हम अब एनफील्ड राइफल को यूज नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी लोग एनफील्ड राइफल्स को अपोज करने की बात कर रहे हैं उनको 10 साल की सजा दी जाएगी, जेल की। मतलब एनफील्ड राइफल्स को अपोज नहीं किया जा सकता। और इंडियन सोल्जर्स बोल रहे थे कि हम इनफील्ड राइफल्स को यूज ही नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो उन्हें गुस्सा था उस इनफील्ड राइफल का, दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा था मंगल पांडे को एग्जीक्यूट करने का। मंगल पांडे उनके एक साथी थे जिनको मार दिया गया था, जो इंडियन सोल्जर्स नहीं पसंद कर रहे थे। अब 10th, ये तो बात हो रही है 9 मई की। 10 मई को क्या हुआ? मेरठ तक ये खबर पहुंच गई कि मंगल पांडे को मार दिया गया है और यहाँ के सोल्जर्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है एनफील्ड राइफल्स को। तो मेरठ में जितने सोल्जर्स थे 10 मई को उन्होंने क्या किया? वो जेल के अंदर चले गए। जो मेरठ में जेल होगा जहां वो काम करते थे, उस जेल के अंदर जाके जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। जितने भी लोग जेल में थे उनको खोल दिया और वहां की बहुत सारे सोल्जर्स और मिलिट्री के लोगों को, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको मार दिया। मतलब बैरकपुर से ये इनिशिएट हुआ, बट इसका एग्जीक्यूशन कहां पे हुआ? मेरठ में हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 1857 का रिवोल्ट इनिशिएट बैरकपुर में हुआ है, बट इसको एग्जीक्यूट मेरठ में किया गया है। तो 10 मई को मेरठ में बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर्स ने मार दिया और जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। और 11 मई को सारे सोल्जर्स दिल्ली की तरफ जाने लगे। दिल्ली में कहां पे? रेड फोर्ट, जहां पे मुगल एम्पेरर रहा करते थे, मतलब जहां पे बहादुर शाह जफर रहते थे। तो 9 मई को बंगाल में यह रिवोल्ट इनिशिएट हुआ। 85 सोल्जर्स 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी, इन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया। 10 मई को ये रिवोल्ट मेरठ में गया और बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया गया। और उसके बाद 11 मई को वो सारे सोल्जर्स दिल्ली की तरफ निकल गए, रेड फोर्ट की तरफ, जहां बहादुर शाह जफर रहा करते थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बोला, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, जो कॉमन पीपल थे, जो छोटे मोटे प्रिंसेस थे और जो दिल्ली में सोल्जर्स थे, वो सारे लोग इन मेरठ वाले सोल्जर्स के साथ जुड़ने लगे और इनकी एक बहुत बड़ी आर्मी बन गई। ये सारे रेड फोर्ट पहुंचे। बहादुर शाह जफर को इन्होंने इंडिया का एम्पेरर घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने बोला कि हम अपना एम्पेरर बहादुर शाह जफर को मानते हैं, क्योंकि वो एक सिग्नेचर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। क्योंकि बहादुर शाह जफर हिंदूज और मुस्लिम्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखते थे, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों ये मानने के लिए तैयार थे कि हम अपना राजा बहादुर शाह जफर को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि ये एक ऐसा फेज था जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं थे। मतलब उनके अंदर कोई कम्युनल फीलिंग नहीं थी कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, सब एक साथ होके रहा करते थे। इसके बाद ही ब्रिटिशर्स ने, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्टार्ट करना शुरू किया था। तो 11 मई को सारे दिल्ली की तरफ गए और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने मुगल एम्पेरर बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया।
उसके बाद रेड फोर्ट के बाहर जितनी ब्रिटिश आर्मी खड़ी थी, इन सारे सोल्जर्स ने सबको मार दिया। मतलब ये अब पहले तो ये एक नॉन वायलेंस से स्टार्ट हुआ था, मतलब एक सिर्फ इनफील्ड राइफल्स को रिफ्यूज करना था। अब ये एक बहुत बड़े स्केल पे वायलेंस होने लगा और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया गया। अब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत बड़े स्केल तक फैल सकता है। ऐसा देखा जाता है कि ये रिवोल्ट जो था ये सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ, फिर बंगाल से मेरठ पहुंचा, बीच में बिहार, यूपी, इन सब अलग अलग सेंटर्स पे बहुत सारे लोकल लीडर्स इमर्ज हुए, जैसे वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी। तो ये तो हमारा हो गया ईस्ट टू वेस्ट कैसे फैला। फिर ये राजस्थान तक आया, मतलब राजपूत वाले एरिया तक। तो राजपूत वाले एरिया से बंगाल वाले एरिया तक, और पंजाब के एरिया से नीचे साउथ में नर्मदा वाले एरिया तक, ये सारे एरियाज तक ये रिवोल्ट गया था। लेकिन बट ये रिवोल्ट कन्फाइंड था मेनली नॉर्थ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे ये रिवोल्ट हुआ। डेक्कन वाले एरिया में या साउदर्न इंडिया में बहुत छोटे छोटे सेंटर्स थे जहां ये रिवोल्ट हुआ। तो ये रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं फैल पाया, सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में फैला, और साउथ में टुकड़ी जगहों पे, बहुत छोटे मोटे एरिया पे ये रिवोल्ट हुआ था। तो ये था कि ये रिवोल्ट फैला कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ और एंड कैसे होगा। अब हम ये इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हमने इतना देखा है बस कि क्या था 1857 का रिवोल्ट, क्यों हुआ था, मतलब इसके कॉजेस कितने थे, और कैसे कैसे ये रिवोल्ट एक जगह से दूसरी जगह तक गया था। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।